अगर आपको स्टेज पर परफॉर्म कर रहे एक्टर की असलियत देखनी है तो पर्दे के पीछे वाले रूम में जाइए, जिसे हम ग्रीन रूम कहते हैं। वहां आप जैसे ही झांकोगे तो आपको उनका रियल फेस नजर आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम किसी साधारण राजनीतिक बहस पर बात करने नहीं जा रहे हैं। आज हम उस पर्दे के पीछे झांकने जा रहे हैं जहां से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और जनमानस को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बिसात बिछाई जा रही है। और आज जो मैं आपको इंसाइट देने जा रहा हूं वो आपको अंदर से डरा देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कितना बुरा प्लानिंग किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, और इसके लिए भारत के हर नागरिक को कितना सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में जो कुछ भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटा है वह कोई अलग अलग या इत्तेफाक से हुई घटनाएं नहीं है। अगर आप इन सभी मोहरों को एक साथ रखकर देखेंगे तो आपको एक बेहद खतरनाक और सुविचारित पैटर्न दिखाई देगा। अर्णव गोस्वामी और देश के दिग्गज कानूनी विशेषज्ञ हरीश साल्वे की हालिया बातचीत से लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना और उसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत से संपर्क साधना, यह सब संकेत दे रहा है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत को लेकर बहुत बड़ी हलचल चल रही है। एक तरफ भारत वैश्विक पटल पर मजबूती से खड़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ देश के भीतर और बाहर से एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे भारत की स्थिरता को चोट पहुंचाई जा सके। जब हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए जमा प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में दिया गया एक बयान बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक नजर आता है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मंच से यह कहना कि वहां पर लोग मोदी को ठोकने के लिए आए थे, केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यह बयान उस शब्दावली और उस रणनीति का हिस्सा है जिसे समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिह्यूमनाइजेशन या फिर अमानवीकरण कहा जाता है। जब किसी चुने हुए शीर्ष नेता के खिलाफ जनता के एक वर्ग में इतनी नफरत भर दी जाए कि उसके अस्तित्व को मिटाने की बात भी लोगों को सामान्य लगने लगे, तो समझ लीजिए कि यह किसी बड़े षड्यंत्र की नींव रखी जा रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र पुलिस एसोसिएशन द्वारा अभिजीत दीपके जैसे विवादित शख्स को किसी भी प्रकार की सुरक्षा देने से साफ इनकार करना यह शो करता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी अब इन चेहरों और उनके असली इरादों से वाकिफ हो चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सब सिर्फ एक राजनीतिक बयान तक सीमित है या इसके तार सरहद पार बैठे दुश्मनों से जुड़े हुए हैं। बात सिर्फ जुबानी जमा खर्च की होती तो शायद इसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन जब पंजाब पुलिस का बयान और जमीनी हकीकत आपस में टकराने लगती है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। हाल ही में पंजाब पुलिस के कमिश्नर बुल्लर के नेतृत्व में आईएसआई के एक बेहद खतरनाक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया था। इस जांच में जो शुरुआती जानकारियां सामने आई उनके मुताबिक यह टेरर मॉड्यूल दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित भीड़ के बीच एक बड़े ब्लास्ट की योजना बना रहा था। मकसद साफ था, देश की राजधानी में अराजकता फैलाना, खून खराबा करना और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह नैरेटिव सेट करना कि भारत में असंतोष की आग भड़क चुकी है। पंजाब में सीमा पार से आ रहे ड्रोन, हथियार और नशीले पदार्थों का नेटवर्क पहले से ही चुनौती रहा है, लेकिन जंतर मंतर जैसे संवेदनशील स्थान को निशाना बनाने की योजना यह साबित करती है कि सरहद पार बैठी आईएसआई भारत के आंतरिक प्रदर्शनों का इस्तेमाल एक बड़े हथियार के रूप में करना चाहती है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब इस टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के महज 36 घंटे के भीतर एक अभूतपूर्व घटना घटी। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले पुलिस कमिश्नर बुल्लर का अचानक से तबादला कर दिया गया। तबादले के तुरंत बाद पंजाब पुलिस का एक नया और आधिकारिक बयान सामने आता है जिसमें पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए यह दावा किया जाता है कि पकड़े गए आईएसआई टेरर मॉड्यूल का जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों से कोई लेना देना नहीं था। एक ही पुलिस महकमा 36 घंटे के भीतर दो अलग अलग बातें कैसे कह सकता है? आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक या फिर प्रशासनिक दबाव था जिसने इतनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांच का रुख रातों रात मोड़ दिया? क्या किसी खास नैरेटिव को बचाने के लिए जांच को दबाने की कोशिश की गई? यह सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है और इसका जवाब हर नागरिक को मिलना ही चाहिए। कहानी सिर्फ तबादले तक सीमित नहीं रही। जंतर मंतर और इस टेरर मॉड्यूल के कनेक्शन को छुपाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस ने तुरंत एक्शन में आते हुए भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम और कई स्वतंत्र पत्रकारों व डिजिटल क्रिएटर्स को कानूनी नोटिस जारी कर दिए। उन्हें पंजाब में समन करने की धमकियां दी गई ताकि कोई भी इस घटना को जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जोड़ने की हिम्मत न करे। जब सच को दबाने के लिए राज्य की पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल इस तरह से स्वतंत्र आवाजों को चुप कराने में किया जाने लगा
तो यह साफ हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बेनकाब होने से डर रहा है। यह कोशिश केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी ताकि जनता तक असली बात न पहुंचे। जब बात नैरेटिव बिल्डिंग और सूचना युद्ध की आती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का रोल सबसे पहले कटघरे में खड़ा होता है। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध और गंभीर रही है। हाल ही में मेटा को भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। यह माफी कोई मामूली बात नहीं थी। मेटा पर आरोप था कि उसने प्रधानमंत्री के आधिकारिक और समर्थक पोस्ट की पहुंच को जानबूझकर सीमित यानी कि रेस्ट्रिक्ट किया, जबकि दूसरी तरफ ऑनलाइन बच्चों के शोषण और आपत्तिजनक सामग्री को प्रमोट होने दिया। इतना ही नहीं, पैसों के लेन देन के जरिए गलत खबरों और भ्रामक नैरेटिव को आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट किया गया। जब एक टेक जायंट अपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल किसी देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए करने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का ढांचा कितना खतरे में है। डिजिटल मीडिया के इस खेल में केवल एक एल्गोरिदम ही शामिल नहीं थे, बल्कि जमीन पर काम करने वाली पीआर फर्मों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही नेटवर्किंग और पीआर एजेंसी का भंडाफोड़ किया जो पर्दे के पीछे से एक खतरनाक खेल खेल रही थी। इस एजेंसी ने लगभग 180 हाई प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया था। इनका काम क्या था? शॉर्ट रील्स और वीडियो कंटेंट के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों के युवाओं को, छात्रों को भड़काना, उन्हें व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करना और एक झूठा गुस्सा पैदा करना। पैसे देकर युवाओं के दिमाग में नफरत का जहर घोलने का यह मॉडल बेहद प्रोफेशनल और संगठित तरीके से चलाया जा रहा था, ताकि जब भी कोई प्रदर्शन हो तो सड़कों पर भीड़ खुद व खुद जमा हो जाए। सोशल मीडिया पर सिर्फ भारतीय अकाउंट्स ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इस फर्जी नैरेटिव को हवा देने के लिए सीमा पार से बॉट अकाउंट्स की एक पूरी फौज उतार दी गई थी। जंतर मंतर और अन्य प्रदर्शनों के दौरान ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जितने भी हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे थे, उनके डेटा एनालिसिस से यह साफ हुआ कि उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बॉट्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। हजारों की संख्या में बने यह फर्जी अकाउंट्स दिन रात भारत विरोधी पोस्ट शेयर कर रहे थे, भारतीय यूजर बनकर कमेंट्स में नफरत फैला रहे थे और माहौल को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका से भर भर के पैसे भेजे जा रहे थे। सवाल यह है कि अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भारत के आंतरिक नीतिगत फैसलों से अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? साफ है कि यह एक सुनियोजित साइबर वॉरफेयर का हिस्सा था। डिजिटल स्पेस में चल रहे इस खेल की एक और परत तब खुली जब पाकिस्तान के चर्चित डिजिटल प्लेटफॉर्म स्क्रोल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल का शीर्षक था डियर दीपके फ्रॉम लाहौर, यानी लाहौर से दीपके के नाम पत्र। एक खत में पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों और भारत के विरोधी तत्वों ने अभिजीत दीपके की तारीफों के पुल बांधे थे। पत्र में लिखा गया था कि उन्हें भारत की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा और भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी कि अगस्त के महीने का हवाला देकर हौसला अफजाई की गई थी। जब सीमा पार से भारत में बैठे किसी व्यक्ति को खुलेआम इस तरह का समर्थन और निर्देश मिलने लगे, तो क्या इसे केवल अभिव्यक्ति की आजादी माना जा सकता है? यह सीधे सीधे भारत की आंतरिक शांति में पाकिस्तान का सीधा हस्तक्षेप और उकसावा था। अब आइए इस चेहरे पर बात करते हैं जो इस पूरे नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरता है, अभिजीत दीपके। इस व्यक्ति के तार सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और उसके सबसे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, ये सबको आज के डेट में पता है। खुद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि अभिजीत दीपके और दास जैसे डिजिटल रणनीतिकार शुरुआत से ही उनकी कोर टीम का हिस्सा रहे हैं और उनके लिए काम करते आए हैं। यह कोई ऐसा नाम नहीं है जो आम आदमी पार्टी के लिए अनजान हो, बल्कि वह दिमाग है जिसने पार्टी के कई बड़े डिजिटल अभियानों की रूपरेखा तैयार की। बात सिर्फ पुरानी जान पहचान की भी नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर इस रिश्ते की गहराई को साबित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी, तब चुनाव नतीजों के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने मिंट अखबार को एक विस्तृत इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में केजरीवाल ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय जिन प्रमुख रणनीतिकारों को दिया था, उनमें अभिजीत दीपके का नाम प्रमुखता से शामिल था। दीपके को आम आदमी पार्टी के ट्विटर एंड मीम्स हेड के रूप में प्रमोट किया गया था, यानी जिस व्यक्ति पर देश में अराजकता और डिजिटल हेरफेर के आरोप लग रहे हैं, वह कोई साधारण समर्थक नहीं बल्कि पार्टी का मुख्य डिजिटल रणनीतिकार रहा है।
अभिजीत दीपके का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि देश विरोधी गतिविधियों से उसका संबंध नया नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, तो उसके ठीक अगले ही दिन यानी कि 6 अगस्त 2019 को पुणे की संस्था लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने पुणे पुलिस कमिश्नर को एक विस्तृत शिकायत सौंपी थी। इस शिकायत में अभिजीत दीपके पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। आरोप यह था कि दीपके विदेशी बॉट्स और फर्जी अकाउंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कश्मीर में दंगे भड़काने और भारतीय सेना के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रच रहा था। जब पुणे में उसके खिलाफ शिकंजा कसने लगा तो उसने अपना ठिकाना बदला और वह दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर उसने केजरीवाल के 2020 के चुनाव प्रचार की कमान संभाली और चुनाव खत्म होते ही अचानक भारत छोड़कर अमेरिका के बोस्टन शहर चला गया। कुछ समय तक बोस्टन में रहने के बाद जब स्थितियां शांत हुई तो वह फिर से भारत वापस लौटा और उसी तरह की गतिविधियों में फिर से सक्रिय हो गया। भारत से अमेरिका जाना, फिर वापस आकर प्रदर्शनों को डिजिटल रूप से हवा देना, यह पूरा टाइमलाइन इशारा करता है कि यह केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क्स और विदेशी फंडिंग का एक पूरा ढांचा काम कर रहा है। जिन्हें देश की शिक्षा नीति के इतिहास का क ख भी नहीं पता, वे शिक्षा सुधार के नाम पर देश की राजधानी को घेर कर बैठे थे। इससे यह साफ हो जाता है कि शिक्षा केवल एक मुखौटा थी, असली मकसद कुछ और ही था। तो फिर असली मकसद क्या था? असली मकसद था भारत सरकार द्वारा एफसीआरए कानून में किए जा रहे कड़े संशोधन को रोकना। एफसीआरए कानून विदेशी फंड के भारत आने और उनके इस्तेमाल पर सख्त निगरानी रखता है। ये अब देश के बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 से 2021 के बीच अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से एफसीआरए के जरिए भारत में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का विदेशी फंड आया था। लेकिन 2022 से 2025 के बीच यह आंकड़ा अचानक उछलकर 75,000 करोड़ से भी अधिक हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के एनजीओ और तथाकथित सामाजिक संगठनों को विदेशों से अरबों रुपए की फंडिंग मिलने लगी? अचानक से अमेरिका वालों को भारतीय लोगों से प्यार उमड़ रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? यह पैसा भारत में समाज सुधार के लिए नहीं, बल्कि भारत की नीतियों को प्रभावित करने और विरोध प्रदर्शनों को फिनांस करने के लिए आ रहा था। इस विदेशी फंडिंग के खेल के पीछे अमेरिका का आर्थिक और कूटनीतिक रुख भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाल ही में अमेरिका ने 100% टैरिफ से जुड़ा एक बेहद सख्त बिल पास कर दिया, जिसका सीधा निशाना वे देश हैं जो रूस से कच्चा तेल या फिर अन्य सामान खरीद रहे हैं, विशेष रूप से चीन और भारत। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से अपनी जरूरतों का तेल खरीदना जारी रखा, जिससे अमेरिका का एक खास धड़ा बेहद नाराज है। अमेरिकी अधिकारियों की हालिया बैठकों, विदेशी लॉबी के बयानों और जेडी वेंस के फोन कॉल्स के तार सीधे तौर पर इस विशाल विदेशी फंडिंग और एनजीओ नेटवर्क से जुड़े हैं। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए इन एनजीओ और आंतरिक प्रदर्शनों को एक लिवरेज या फिर कूटनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। राजनीति में हिंसा और अराजकता अचानक पैदा नहीं होती। इसके लिए पहले भाषाई स्तर पर जमीन तैयार की जाती है। जब अरविंद केजरीवाल ने मोदी को ठोकने आए थे जैसा हिंसक बयान दिया, तो ये कोई साधारण भाषा नहीं था और इसे साधारण बोलकर इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डिह्यूमनाइजेशन यानी कि अमानवीकरण की तकनीक कहा जाता है। जब आप अपने राजनीतिक विरोधी को एक इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उसके खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उसे एक अपराधी या फिर राक्षस की तरह पेश करे, तो आप अपनी कैडर और आम जनता के अवचेतन मन में हिंसा को सही ठहराने का काम कर रहे होते हैं। आप धीरे धीरे लोगों के मन में यह बिठाने की कोशिश करते हैं कि यह सच में तो ऐसा ही है। यह डिह्यूमनाइजेशन तकनीक कोई नई बात नहीं है। यह जीन शार्प की उस प्रसिद्ध थ्योरी पर आधारित है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में कलर रेवोल्यूशन और तख्ता पलट के लिए किया जाता है। जीन शार्प की थ्योरी कहती है कि किसी सत्तासीन नेता या व्यवस्था के खिलाफ लगातार इतनी नफरत, गालियां और दुष्प्रचार फैलाओ कि आम जनता के मन में उस नेता का सम्मान पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अब वो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे कोई भी नेता ले लीजिए, अखिलेश यादव हों, आप उनका एक पैटर्न देखेंगे। मोदी को गाली देना, मोदी को कुछ भी कह देना। एक वहां बैठा हुआ है फॉरेन में, वो बोलता है कि मोदी जो है तानाशाह है। तो मोदी जी का जो है ना, पिछले 4-5 सालों से एक छवि तैयार किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत आदमी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। इसके लिए भी चर्चा होती है
कि मोदी जी अपना डिग्री दिखाएं, ये तो चाय बेचने वाला है। तो एक इंडिया के लोगों के मन में एक चित्र तैयार करने की कोशिश की जा रही है मोदी जी के लिए कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो चाय बेचने वाला है, ये गिरा हुआ आदमी है, अनेकों तरह का, ताकि जनता ये सोचने लगे कि अरे यार ये आदमी तो बेकार है, हम तो जानते ही नहीं थे इसके बारे में। तो ये एक पैटर्न है, एक कोशिश चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मोदी जी का चरित्र हनन इस हद तक कर दिया जाए कि अगर कल को उनके साथ कोई शारीरिक हिंसा, हमला या फिर अनहोनी भी हो जाए तो जनता में कोई संवेदना ना आए, बल्कि लोग यह कहें कि यह तो इसी लायक था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आप एक और चीज गौर कीजिए, कोई आपके मोहल्ले में अगर कोई बच्चा है, 4-5 लोग उससे अगर पागल पागल बोलने लगेंगे तो वो बच्चा खुद फील करने लगता है कि हाँ अरे हम तो लगता है सचमुच जो पागल है। ये इसी तरह की कोशिश की जा रही है, जनता के मन में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि भाई मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, ताकि मतलब इनके लिए जो एक संवेदना है ना वो खत्म हो जाए। यही चल रहा है अभी। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े कत्लेआम, नरसंहार या फिर तख्ता पलट हुए हैं, उनसे पहले मीडिया और भाषणों के जरिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करके माहौल बनाया गया था। भारत में बिग टेक कंपनियों और विदेशी दबाव का यह खेल आज से शुरू नहीं हुआ है। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो 2021 के किसान आंदोलन का दौर याद कीजिए। उस समय ट्विटर पर अचानक एक फर्जी और बेहद खतरनाक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग फार्मर जेनोसाइड, यानी कि किसानों का नरसंहार। बिना किसी तथ्य या सबूत के दुनिया भर में यह नैरेटिव फैलाया गया कि भारत सरकार अपने ही नागरिकों का कत्लेआम कर रही है। इस प्रायोजित डिजिटल तूफान का असर इतना गहरा पड़ा कि अंततः तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। यह इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे एक विदेशी सोशल मीडिया कंपनी देश के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के भारत में व्यवसायिक और राजनीतिक रिश्तों पर नजर डालें तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। मेटा को भारत में सबसे ज्यादा विज्ञापन और प्रमोशन का राजस्व यानी कि रेवेन्यू किस राजनीतिक दल से मिलता है, पता है आपको? आंकड़े बताते हैं कि मेटा के सबसे बड़े डिजिटल विज्ञापन दाताओं में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की निजी ब्रांडिंग और पंजाब सरकार का आधिकारिक डिजिटल बजट सबसे ऊपर है। जब किसी एक राजनीतिक दल और राज्य सरकार से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करोड़ों रुपए का बिजनेस मिल रहा हो तो क्या वह प्लेटफॉर्म न्यूट्रल रहकर काम कर सकता है? जाहिर है कि वित्तीय लाभ के चलते प्लेटफॉर्म का झुकाव उस नैरेटिव को प्रमोट करने की तरफ हो जाता है जो उनके बड़े क्लाइंट्स के माफिक हो। बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है, मेटा की भारतीय लीडरशिप और उनके राजनीतिक कनेक्शन भी बेहद गहरे और एक तरफा झुकाव की ओर इशारा करते हैं। आप सुनकर दंग रह जाइएगा। मेटा इंडिया के शीर्ष अधिकारियों और उनके बैकग्राउंड को समझकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अरुण श्रीनिवास, मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास इससे पहले यूनिलीवर साउथ एशिया में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पाकिस्तान और बांग्लादेश रहा है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय तक काम करने के बाद वे अचानक भारत में सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमान संभाल लेते हैं। अमन जैन, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मेटा के पब्लिक पॉलिसी हेड अमन जैन का इतिहास पूरी तरह राजनीतिक रहा है। साल 2012 से 2013 में कांग्रेस यानी कि यूपीए सरकार के दौरान वे युवा मामलों के मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार रह चुके हैं और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से जुड़े रहे हैं। प्रियंका राव, मेटा की एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी। प्रियंका राव का व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध भी सीधे राजनीतिक गलियारों से है। वे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया प्रमुख और वरिष्ठ नेता मोहम्मद खान की धर्मपत्नी हैं। जब एक निष्पक्ष माने जाने वाले प्लेटफॉर्म के शीर्ष नीति निर्धारक पदों पर एक खास राजनीतिक विचारधारा और पूर्व सरकारी तंत्र से जुड़े लोग बैठे हों तो यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता है कि भारत विरोधी और सरकार विरोधी कंटेंट को एल्गोरिदम में बढ़ावा क्यों मिलता है और राष्ट्रवादी आवाजों को क्यों दबाया जाता है। अब हमारी वीडियो 2, 4, 5, 10 हजार व्यू पर रुक जाएगी, लेकिन यही अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट में अगर बोलना शुरू कर दूं तो हमारी वीडियो का रीच लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मिलियन तक जा सकता है। इस चीज को आप समझिए, आपने ये देखा होगा। हालांकि अब दुनिया भर की सरकारें इस डिजिटल तानाशाही के खिलाफ जाग रही है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के संसद ने सोशल मीडिया कंपनियों, विशेष रूप से मेटा, व्हाट्सएप और उनके सीक्रेट एल्गोरिदम के कोड की कड़ी जांच के लिए नए और बेहद सख्त कानून बनाए हैं। अब इन कंपनियों को यह बताना होगा कि उनका एल्गोरिदम किस आधार पर किसी पोस्ट को वायरल करता है और किससे ब्लॉक करता है। दुनिया के इस सख्त रुख को देखते हुए
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी मेटा से उनके एल्गोरिदम का पूरा ब्यौरा मांगा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय लोकतंत्र को एल्गोरिदम के जरिए हैक न किया जा सके। अमेरिका और पश्चिमी देश की बिग टेक कंपनियां भारत में सीधे तौर पर अपनी मंशा जाहिर नहीं करती, बल्कि वे इसके लिए एनजीओ इकोसिस्टम का इस्तेमाल करती है। विदेशी लॉबी और बड़े कॉरपोरेट घराने सीधे भारत सरकार से टकराने के बजाय ऐसे गैर सरकारी संस्थानों को अरबों रुपए का फंड देते हैं, जो मानवाधिकार, पर्यावरण, शिक्षा या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के नाम पर भारत के भीतर काम करते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य कई विदेशी एनजीओ इस विशालकाय इकोसिस्टम का मुख्य हिस्सा है। यह एनजीओ बाहर से तो समाज सेवा का काम करते दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनका मुख्य काम भारत की विकास परियोजनाओं में रोड़े अटकाना और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना होता है। इसीलिए केंद्र सरकार नया एफसीआरए संशोधन बिल लेकर आई है, जिसे लेकर विदेशी ताकतों और उनके भारतीय सहयोगियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस नए बिल में कुछ ऐसे कड़े प्रावधान किए गए हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ देंगे। संपत्ति जब्ती: अगर कोई भी एनजीओ विदेशी फंड के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है या फिर किसी भी राष्ट्र विरोधी, हिंसक या फिर संदिग्ध गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो सरकार के पास उसकी पूरी संपत्ति को तुरंत जब्त करने का कानूनी अधिकार होगा। धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक: क्रिश्चियन मिशनरीज और विदेशी एनजीओ द्वारा शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए किया जाता रहा है। नए बिल के तहत किसी भी प्रकार की धार्मिक रूपांतरण गतिविधि के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजनीतिक भागीदारी और ब्रॉडकास्टिंग पर प्रतिबंध: कोई भी एनजीओ किसी भी राजनीतिक अभियान, विरोध प्रदर्शन या वर्तमान मुद्दों पर किसी भी प्रकार के डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके साथ ही हर एनजीओ को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके खर्चे और डिजिटल गतिविधियों का पूरा ब्यौरा सरकार को सौंपना अनिवार्य होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे एनजीओ के नाम पर भारत के भीतर राष्ट्र विरोधी तत्वों को सरकारी संरक्षण तक मिला हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान बनी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि एनएससी को कौन भूल सकता है, जो उस समय सुपर कैबिनेट की तरह काम करते थे। इस एनएससी के एक प्रमुख सदस्य थे हर्ष मंदर, वही हर्ष मंदर जो अमन बिरादरी नाम का एनजीओ चलाते थे, जिसने संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी। यही नहीं, उनका एक और संगठन कार्रवाई मोहब्बत 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के खूंखार आतंकी अजमल कसाव के लिए क्लीमेंसी यानी कि सजा कम करने की मांग करने वालों में से सबसे आगे था। जब देश की नीति बनाने वाली संस्थाओं में ऐसे लोग बैठे हों जो आतंकियों के लिए हमदर्दी रखते हों, तो आप समझ सकते हैं कि एनजीओ का यह खेल कितना गहरा और खतरनाक रहा है। यही वजह है कि जैसे ही सरकार ने एफसीआरए नियमों को सख्त करने का कदम उठाया, पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद हो गया। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, तमिलनाडु की डीएमके, शशि थरूर और क्रिश्चियन बिशप्स की लॉबी सब एक ही सुर में एक ही साथ डफली बजाने लगे और इस एफसीआरए संशोधन बिल का विरोध करने लगे। यहां तक कि महाराष्ट्र के राज ठाकरे जैसे नेताओं के बयान भी इसके विरोध में आने लगे, जबकि संसद में उनकी पार्टी का एक भी सांसद मौजूद नहीं है। यह अचानक बनी एकजुटता यह साबित करती है कि यह बिल केवल एक प्रशासनिक नियम नहीं, बल्कि उस पूरे डीप स्टेट की आर्थिक रसद को काटने वाला प्रहार है, जिसके बल पर यह तमाम राजनीतिक और सामाजिक दुकानें चल रही थी। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े कदम उठाने चाहिए थे और उठाने चाहिए। इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। भारी कूटनीतिक दबाव बनाया गया था, लेकिन भारत सरकार मजबूती से अपनी जगह पर अडिग रही और कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को भारत की ताकत के आगे झुकना पड़ा। ठीक उसी तरह आज भी नरेंद्र मोदी सरकार को किसी भी विदेशी दबाव, बिग टेक कंपनियों या फिर धमकियों या फिर विपक्ष के हंगामे की परवाह किए बिना एफसीआरए संशोधन बिल को पूरी सख्ती से पास करना ही चाहिए, पास करना ही होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार को अपनी नीति में और अधिक आक्रामकता लानी होगी। नतीजा इसका चाहे जो कुछ भी हो, जंतर मंतर या देश के अन्य हिस्सों में खड़े किए जाने वाले तथाकथित कॉकरोच आंदोलन को, जिनका मकसद केवल देश की गति को रोकना और अराजकता फैलाना होता है, शुरुआत में ही पूरी कठोरता से कुचल देना चाहिए था। ये 22 दिन और 23 दिन और 21 दिन जाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले दूसरे चौथे दिन ही कुचल देना चाहिए था।
नतीजा चाहे जो होता। अरे भाई, आपको 3 टर्म में जो यहाँ की जो जनता है आपको 3 टर्म बैठाया है, आप डरते किससे हैं? जो होगा सो होगा। जब आप ऐसे आंदोलनों को ढील देते हैं तो विदेशी ताकतों और डीप स्टेट को यह गलत संदेश जाता है कि भारत सरकार को आसानी से दबाव में लाया जा सकता है। चीन और रसिया जैसे देशों ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने संचार तंत्र, सोशल मीडिया और इंटरनेट इकोसिस्टम पर पूरा कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। उन्होंने अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म को अपने देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी। भारत को भी अब एक परिपक्व और शक्तिशाली राष्ट्र की तरह अपनी आंतरिक सुरक्षा और डिजिटल स्पेस पर सख्त से सख्त कंट्रोल कायम करना होगा। जब तक हम अपने सूचना तंत्र और एनजीओ फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, तब तक देश के भीतर छिपे ये मोहरे, ये गद्दार भारत की प्रगति के रोड़े बनते रहेंगे, अटकाते रहेंगे। अब फैसला देश की जनता को करना है। क्या हम सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, फर्जी बोट्स और विदेशी फंडेड एनजीओ के फैलाए झूठे नैरेटिव का शिकार बनते रहेंगे, या फिर एक सतर्क नागरिक बनकर इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को समझेंगे? आज का भारत वो भारत नहीं है जिसे बाहर से बैठकर कुछ ताकतें कंट्रोल कर सके, लेकिन इसके लिए हर नागरिक का जागरूक होना और इन छिपे हुए चेहरों को पहचानना बेहद जरूरी है। सोचिए, समझिए और तय कीजिए कि आप भारत की अखंडता के साथ खड़े हैं या अनजाने में इस विदेशी टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्पेशली कहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।